नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। लोकसभा चुनाव शुरू होने से खत्म होने तक जिन दो नामों की चर्चा खूब हुई, वो नाम है चिराग पासवान और नीतीश कुमार की। मीडिया ने इन दोनों नेताओं की बेचारगी को खूब दिखाया। एक तरफ चिराग को लेकर कहा गया कि चिराग पासवान को एनडीए में 1-2 से अधिक सीटें नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी बीजेपी के सामने बहुत कमजोर दिखाया गया। आप याद करिए पीएम मोदी का वो रोड शो, जिसमें नीतीश कुमार पीएम मोदी के बाएं तरफ हाथ में कमल लिए मुरझाए चेहरे के साथ खड़े थे। विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी खुद रोड शो में दुल्हा बने हुए हैं और नीतीश कुमार को बाराती बनाकर उनके हाथ में हैंडलाइट थमा दिया है। वही जब चुनावी नतीजे आए तो पासा पलट गया। इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों नेताओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे एडिटर पवन प्रकाश। शुरुआत चिराग पासवान से करते हैं। सर, चिराग पासवान को लेकर ये कहा जा रहा था कि एनडीए में चिराग को 1 से अधिक सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें 5 सीटें दी और 5 सीटों पर चुनाव लड़कर चिराग 5 सीटें जीत भी लिए। तो उनकी जर्नी कहीं न कहीं एकदम बॉलीवुड हीरो की तरह रही बिहार की राजनीति में। तो क्या ऐसा बीजेपी को लगने लगा था कि पशुपति पारस के सामने चिराग को अहमियत ना देना उसके लिए गलत फैसला हो सकता है? बॉलीवुड हीरो की तरह नहीं रहे, क्योंकि बॉलीवुड में चिराग पासवान फेल हो गए थे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए थे। लेकिन ये सही बात है कि चिराग पासवान की जो इस बार की एंट्री रही लोकसभा चुनाव में, एंट्री वो 2014 में की है, लेकिन इस बार पहली बार था कि वो अपने बूते अपनी पार्टी को लेके जाना चाह रहे थे, अपने सांसदों को अपने लिए गठबंधन चुन रहे थे। इससे पहले तक उनके पिता का उनके साथ साथ था, जो एक मजे हुए राजनेता थे। उनकी पहचान पूरे देश में एक अलग टाइप के राजनेता की थी, बिहार में तो निश्चित तौर पे थी ही। लेकिन चिराग पासवान के लिए इस बार चुनौती ये थी कि वो अपने परिवार के दुश्मन, मतलब दुश्मन इन द सेंस कि जो परिवार जिसके कारण टूटा, यानी कि उनके चाचा पशुपति पारस या प्रिंस हों या और भी लोग जो उनके खिलाफ हैं, उनसे वो जीतें। पहली लड़ाई उनकी परिवार में थी कि परिवार वालों को पछाड़े। परिवार के बाद से उनकी कोशिश ये थी कि वो अपनी पार्टी के लिए सीट्स लेके आएँ। पहले तो टिकट लेना था कि उन्हें कितनी सीट्स मिलती हैं, बीजेपी उन्हें कितनी सीटों पर एकोमोडेट करती है, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस का अलगाव एक तरह से ये भी दिखाया जा सकता था कि आप लोगों की ताकत अब कम हुई है। यानी कि पासवान एंड फैमिली की जब ताकत कम होगी, तो फिर आपको सीटें कम दी जाएँगी। पशुपति पारस को चुनाव लड़ना नहीं था या उन्हें चिराग पासवान ने लड़ने नहीं दिया, लेकिन चिराग पासवान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। भाजपा ने उन्हें ठीक-ठाक पोजीशनिंग दी। 5 सीटें कम नहीं होती हैं उस पार्टी के लिए जिसके पास एक भी विधायक नहीं है। आज नहीं है, कल भी नहीं था। एक विधायक वो 2020 में उनके ज़रूर जीते थे, लेकिन वो जीतने के साथ ही जदयू में शामिल हो गए। तो बिना विधायक वाली पार्टी को 5 सांसद दे देना, वो भी बिहार जैसे पॉलिटिकल स्टेट में। यहाँ पॉलिटिक्स सालों भर चलती है, पाँचों साल चलती है, हमेशा चलती है। कभी कोई चुनाव, कभी कोई चुनाव। तो ये इस स्टेट में उनको 5 सीटें दे देना, निश्चित तौर पे उनके लिए एक बड़ी जीत पहली हो गई थी कि परिवार को उन्होंने पछाड़ दिया और बीजेपी ने पशुपति पारस को किनारे करके इनको प्रश्रय दिया। ठीक है, 5 सीटें वो मिल गई और जीत गए। वो जीतना उनका सबसे बड़ा माइलस्टोन उनके करियर में साबित हुआ कि वो पहली बार पार्टी को रूल कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे, पार्टी प्रेसिडेंट थे और फिर उसको लेकर आगे बढ़े और पाँचों सीटें जीत गए। तो चिराग पासवान के लिए ये मतलब जो डील रही या ये जो दाँव रहा, बिल्कुल सफल रहा और बिहार चुनाव से उनकी एक महत्ता अलग लेवल पर पहुंच गई है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव या दूसरे किसी चुनाव में चिराग पासवान को इग्नोर करके कोई भी पार्टी चल नहीं सकती है, चाहे वो गठबंधन की पार्टी, उनके गठबंधन की या विपक्षी गठबंधन की। तो दोनों गठबंधन में अब चिराग पासवान का वैल्यू जो है वो पहले के मुकाबले कहीं ऊपर हो चुका है। सर, क्या मतलब ऐसा बीजेपी को लग गया है कि तेजस्वी को टक्कर देने के लिए चिराग ही वो चेहरा हो सकते हैं जो विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को सामने से टक्कर दे सकते हैं? बीजेपी तेजस्वी को टक्कर देने के लिए लगातार अभी कोशिश ही कर रही है और ये सच है कि बीजेपी के पास अभी तक तेजस्वी के को टक्कर देने वाला कोई चेहरा नहीं मिला है। अगर चेहरा मिल जाता तो उन्हें नीतीश की ज़रूरत नहीं थी, चेहरा मिल जाता तो उन्हें चिराग की ज़रूरत नहीं थी, चेहरा मिल जाता तो उन्हें कुशवाहा की ज़रूरत नहीं थी, चेहरा मिल जाता तो उन्हें मांझी की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बीजेपी अभी लगातार ट्रायल कर रही है। पहला ट्रायल नित्यानंद राय, यादव वर्सेस यादव करने की कोशिश की, जो बहुत सफल नहीं हुआ। 2015 का रिजल्ट सबके सामने है। उसके बाद भी जब चीज़ें संजय जायसवाल के पास आईं, तो एक अलग लेवल पर गया, लेकिन संजय जायसवाल की पोजीशनिंग कभी तेजस्वी के खिलाफ चेहरा बनने की नहीं की गई। तो तेजस्वी के खिलाफ वो चेहरा तब भी नहीं थे। यादव कार्ड फेल होने के बाद से जो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को
आगे करके कुशवाहा कार्ड खेलने की कोशिश की, वो कोशिश भी इस लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट के हिसाब से ठीक नहीं बैठा। मतलब इतनी सीटें कुशवाहा वोटर्स के कारण वो हारे हैं, या कुशवाहा वोटर्स को सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी अपने समर्थन में ला नहीं पाए, इसलिए ये कोशिश भी फेल हो गई है। तो आज भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान या एक्स वाई जेड जो भी बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी की मजबूरी ही है, क्योंकि बीजेपी अभी तक उनके खिलाफ चेहरा किसी को ढूंढ नहीं पाई है। तो चिराग पासवान को आगे करेगी, इसमें थोड़ा अभी संदेह है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, और पूरी तरह से अभी लग रहा है कि नीतीश कुमार एक दांव और चलेंगे, और वो बीजेपी को एक बार कम से कम अपने से छोटे भाई वाली भूमिका में ही रखने में अभी तक तो सफल हैं। आगे भी एक दांव और ऐसा हो सकता है कि वो सफल होंगे। नीतीश कुमार को ही लेकर अगला सवाल है। नीतीश कुमार एनडीए में चुनाव के ठीक पहले शामिल हुए। ऐसा अब कहा जा सकता है कि एनडीए में नीतीश कुमार का आना एनडीए के लिए सफल रहा। तो नीतीश कुमार को एनडीए में अब रोक कर रखना बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि ठीक है, मतलब जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। जेडीयू के आने के कारण बीजेपी को मतलब 40 में से 30 सीटें मिल गई हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के पास अभी ऑप्शन बाहर जाने का भी नहीं है। जा सकते हैं, नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये उनके अलावा कोई नहीं जानता। अगर कोई ये दावा कर दे कि मैंने नीतीश कुमार की के लिए ये भविष्यवाणी कर दी और नीतीश कुमार ऐसा ही करेंगे, तो हो सकता है कि सब वो ठीक हो जाए, लेकिन नहीं होने के भी चांसेस उतने ही हैं। यानी कि 50-50 का मामला हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है। पिछले कम से कम 2013 से लेकर 24 तक 11 सालों में यही स्थिति रही है। भाजपा का साथ छोड़ना हो, फिर भाजपा राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ना हो, या फिर राजद को छोड़कर भाजपा के साथ आ जाना हो, फिर चिराग पासवान के स्टैंड पर, फिर उसके बाद राजद के साथ मिलकर सरकार बनाना, फिर राजद को छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाना। तो उनकी स्टैंड्स में इतनी वैरायटी रही है, वैरायटी क्या वेरिएशंस रहा, मतलब वो कभी भी मतलब वो उनके लिए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो यही करेंगे। इस बार भी जब आ रहे थे, आ जाएंगे, लेकिन सबके मन में डर था कि कहीं नहीं आए या आ ही जाए। तो 100% श्योर उनके बारे में कोई कुछ नहीं हो सकता। रही बात ये है कि भाजपा को उनके साथ रोक कर रखना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि भाजपा उनकी कुछ शर्तों को मानेगी। मंत्रिमंडल में एक केंद्रीय मंत्री उन्होंने दे दिया है। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल बिहार से जो केंद्रीय मंत्री 8 मंत्री बने हैं, आप उनका स्वरूप देखिए। चर्चा चल रही थी कि 2 भूमिहार मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन इस बार दोनों भूमिहार मंत्री गए। गिरिराज सिंह भी मंत्री बने, भूमिहार हैं, और जदयू की तरफ से ललन सिंह भी बने। तो हर बार ऐसे ही खेल नहीं होता है। पिछले बार अगर ललन सिंह का पत्ता कटा था, तो इसमें एक कारण ये भी था कि वो भूमिहार थे। भाजपा एक बिहार से कितने भूमिहार नेताओं को बनाएगी, ये भाजपा की ये सोचती है। लेकिन इस बार ये नीतीश कुमार अपने सबसे करीबी ललन सिंह को मंत्री बनवाने में सफल रहे। विभाग भी उन्हें बहुत अच्छा मिला है। तो नीतीश कुमार की बातें भाजपा भी मान रही है, और नीतीश कुमार भी भाजपा की बात मान रहे हैं। आप किसी त्यागी के बयानों को देखिए। लोकसभा स्पीकर के पद पर कोई टकराव नहीं है। किसी त्यागी ने पब्लिकली ये क्लियर कर दिया है कि बीजेपी नाम चुने, हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी ऑब्वियसली 240-241 सीटें हैं उसके पास, वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वही चयन करेगी। तो स्पीकर जो भी होगा, हो सकता हो जदयू का, हो सकता हो टीडीपी का, हो सकता हो बीजेपी का, लेकिन हो जिसका भी, उसमें जदयू अड़ंगा नहीं लगाएगी। अगर जदयू केंद्र की राजनीति में बीजेपी को अड़ंगा नहीं लगाएगी, तो भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। और भाजपा अगर बिहार में अड़ंगा नहीं लगाएगी जदयू के रास्ते में, तो जदयू को कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्ट्रैटेजी पर अभी ये दोनों पार्टियां चल रही हैं, और आगे भी अगर इसमें कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं आया, तो इसमें कुछ नहीं होगा। भाजपा अगर यहाँ अपना सीएम बनाने की कोशिश शुरू कर दे, तब दिक्कत होगी। जदयू को तोड़ने की शुरुआत कर दे, तब दिक्कत होगी। या जदयू वहाँ पर केंद्र में भाजपा का साथ छोड़कर जाने की कोशिश करे, तब दिक्कत होगी। ऐसे इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेगी, तब क्या परिस्थितियाँ होंगी, नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी, जदयू की क्या स्थिति होगी, भाजपा की क्या स्थिति होगी। आज के डेट में भाजपा के साथ सबसे बड़ी क्राइसिस क्या है? उसके पास क्राइसिस की एक लिस्ट है बिहार में। अगर उसे विधानसभा चुनाव लड़ना है, जीतना है, अपनी सरकार बनानी है, भाजपा का पहला सीएम बनाना है, तो उसे यहाँ पर मतलब क्राइसिस की एक पूरी लिस्ट है। उस कुशवाहा वोट्स को उन्हें मतलब अपना ये करना है, एक फेस तो खड़ा करना है। नीतीश कुमार को टक्कर देगा कौन?
तो नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए ऑब्वियसली नीतीश कुमार से बड़ा फेस चाहिए। भाजपा के पास ऐसा कोई यूथ फेस भी नहीं है जिसको वो आगे करके आगे बढ़ जाएँ या जिसकी स्वीकार्यता पूरे बिहार में है। तो जब स्वीकार्यता पूरे बिहार में नहीं है, कोई यूथ बड़ा फेस नहीं है, कास्ट पॉलिटिक्स में आप लगातार फेल हो रहे हैं। यादव को भी ट्राई कर लिया, ब्राह्मण को भी ट्राई कर लिया, भूमिहार को भी ट्राई कर लिया, अभी आप कुशवाहा को ट्राई कर रहे हैं, वो भी फेल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको कभी ना कभी किसी न किसी के भरोसे रहना पड़ेगा। तो टेस्टेड ही क्यों नहीं, नीतीश कुमार टेस्टेड हैं, उन्हीं के भरोसे रह। ये तो हो गई आज की डेट में, लेकिन नवंबर 2025 के चुनाव के लिए जो परिस्थितियां होंगी वो अगले साल जून जुलाई के बाद, यानी कि अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं उसके 1 साल के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है वो पहले भी हो जाए, लेकिन टेंटेटिव ये मान के चलिए कि अगले जून जुलाई यानी कि 1 साल और बिहार में बहुत कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। तो कहीं न कहीं अभी जो परिस्थितियाँ हैं एनडीए गठबंधन में, उससे ये साफ है कि नीतीश कुमार अभी तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जितना बीजेपी के लिए ज़रूरी है, उतना ही बीजेपी नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी है। वहीं विधानसभा चुनाव में सीएम पद के लिए कौन-सा चेहरा सामने आएगा, इसे लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम बाकी है। बहरहाल आपका इस डिस्कशन पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।